नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त आप सभी का स्वागत करता हूँ शकुंतलम म्यूजिक हाउस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम रोज पढ़ते हैं म्यूजिक के थ्योरी के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, केवीएस पीआरटी से रिलेटेड, यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड। संगीत शिक्षक बनने के लिए जो आपका एग्जाम होता है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं रोज इसी समय 9 बजे। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करना शुरू करिए। अगर जुड़े नहीं हैं जुड़ जाइए, जुड़ चुके हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त मित्रगण, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली साथ जुड़ सके। अब मम्मी पापा को पता होगा आप क्या पढ़ रहे हैं तो निकलते पढ़ते आपसे पूछ जरूर लेंगे और उस पूछने में आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो क्लास को शेयर जरूर किया करिए। चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की तरफ। आवाज में किसी तरीके की दिक्कत, स्क्रीन में किसी तरीके की दिक्कत अगर आपको हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं केवीएस पीआरटी हेडिंग है, यूपी पीजीटी टीजीटी, संगीत गायन एवं वादन, म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। तो हम इस क्लास में, इस कक्षा में, इस समय 9 से 10 में हम यही डिस्कस करते हैं कि गायन और वादन दोनों के पेपर्स को क्रैक कैसे करना है। आ जाते हैं आज के पहले सवाल के पहले। मैं कैमरे की पोजीशन सही कर लूं ताकि आपका सवाल ना छुपे। और ये हो गई कैमरे की पोजीशन बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आ जाते हैं अपने प्रश्नों की तरफ वापस कि ध्रुपद का आविष्कार किस सदी में हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्रुपद का आविष्कार किस सदी में हुआ? ध्रुपद का आविष्कार, ध्रुपद was invented in which century? We are talking about ध्रुपद गायन शैली, ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल। तो ध्रुपद का आविष्कार किस सदी में हुआ? ध्रुपद का आविष्कार किस सदी में हुआ? क्लास से जुड़ जाते हैं आप सभी, लेकिन आप कमेंट करने में कोताही बरतते हैं, यानी आप कमेंट सही से नहीं करते। आंसर देने का प्रयास किया करिए। ध्रुपद का आविष्कार कौन सी सदी में हुआ? क्या 15वीं सदी, क्या 17वीं सदी, क्या 20वीं सदी, क्या 18वीं सदी? Is it 15th century? Is it 17th century? Is it 20th century? Or is it 18th century? Try to give the right answer. Drupad was invented in which century? 15th, 17th, 20th or 18th? Try to give the answer. ध्रुपद का आविष्कार कौन सी सदी में हुआ? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सी एक उत्तर आया है, सी जो कि कह रहा है हमें 20वीं सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी। तो मैं आपको, अंशवी जी भी कह रही हैं 20th सेंचुरी, स्वास्तिक जी भी कह रहे हैं 20th सेंचुरी। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि कॉपी पेस्ट मत करिए, क्योंकि इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ए, यानी 15th सेंचुरी, यानी 15वीं सदी में ध्रुपद का आविष्कार हुआ। 15वीं सदी में कैसे?
तो 1486 से 1516 का वो समय माना जाता है जब ध्रुपद का आविष्कार हुआ। 1486, आई मीन टू से 1486 to 1516, 1516, 1486 से लेकर 1516 का वो समय था जिसमें, जी हाँ अब आपने सही कर दिया है अंशुई जी और स्वास्तिक जी ने, जिसमें ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार हुआ। ध्रुपद गायन शैली के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग वैसे चिर परिचित होंगे इस गायन शैली से, लेकिन क्योंकि आजकल के समय में ये यूज नहीं होती। गायन शैली से हमारा मतलब हो जाता है गाने की टेक्निक। जिस तरह आप गाने अलग अलग सुनते हैं, कोई गाना इंग्लिश होता है, कोई गाना हिंदी होता है, गाने में भी कुछ भजन होते हैं, कुछ गाने होते हैं, कुछ डीजे सॉन्ग होते हैं, कुछ रैप होते हैं। समझिए, हर एक चीज में हल्का हल्का डिफरेंस है। भजन एक गीत से अलग हो जाता है, गीत एक रैप से अलग हो जाता है, एक रैप किसी भी फोक गीत से अलग हो जाता है। तो ये जो गाने के बीच में डिफरेंस है, गानों में डिफरेंस है, इन्हीं डिफरेंस को हम अलग अलग गायन शैलियों में बांटते हैं। रैप एक अलग गायन शैली है, गीत एक अलग गायन शैली है, भजन एक अलग गायन शैली है आपके, और जितने भी वेस्टर्न संगीत एक अलग गायन शैली है। अलग अलग तरीके से जब आप गाना गाते हैं तो वो शैलियाँ डिफरेंट हो जाती हैं, वो उनके टाइप्स डिफरेंट हो जाते हैं, द टाइप ऑफ सिंगिंग। आप भजन को देखते हैं, गजल को देखते हैं, गजल स्लो गाई जाती है, वहीं कोई गीत होगा तो गीत फास्ट गाया जाएगा, रैप बहुत स्पीड से भी गाया जाता है। तो हर किसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए ध्रुपद एक तरीके की गायन शैली हो जाती है। किस तरीके की गायन शैली होती है तो देखिए, ध्रुपद का नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है संगीत का, उसमें इसे ध्रुवा पद कहा गया। क्या कहा गया? ध्रुवा पद। इसे ध्रुवा पद कहा गया। ध्रुवा पद से हम ये समझते हैं, ध्रुवा का मतलब होता है परमानेंट। ध्रुवा मीन्स परमानेंट, जो अडिग हो, जो हिले नहीं। तो ध्रुपद कुछ ऐसा संगीत है जो अडिग है, जिसके रूल्स रेगुलेशन, जिसकी गंभीरता हमें बहुत अच्छे से फॉलो करनी पड़ती है ताकि वो कुछ उसमें मिस्टेक ना हो। एक तरीके का संस्कृत में पहले ये संगीत बजाया गया जाता था, ध्रुपद। ध्रुपद अगर मैं आपको आसान भाषाओं में कहूँ तो ये एक तरीके से भगवान की आराधना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गायन शैली है वो ध्रुपद हो जाती है, ध्रुवपद हो जाती है। तो जब आप भगवान की आराधना और विनती कर रहे हैं तो काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आसपास का माहौल कैसा है और किस तरीके से आप कर रहे हैं। तो गंभीर प्रकृति की जाती है ये, और इसमें आपको काफ़ी रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है। तो ध्रुपद 15वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ था। ध्रुपद का 15वीं शताब्दी में आविष्कार हुआ था। आ जाते हैं इसी के साथ अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि ध्रुपद गायन शैली किस प्रकृति की है, यानी what is the nature of Drupad singing style? What is the nature of Drupad singing style? Very easy question. अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। What is the nature of ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल? ध्रुपद गायन शैली का क्या नेचर हो जाता है, यानी क्या प्रकृति है, क्या उसकी शांत यानी क्वाइट प्रकृति है, क्या उसकी चंचल यानी एजाइल, और वी कैन से नॉटी। चंचल यानी जो थोड़ा प्रकृति चंचल हो। चंचल को और ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे शैतान बच्चा हो गया तो वो चंचल। गंभीर यानी सीरियस, या फिर डी जो है क्रोध यानी एंगर। तो क्या प्रकृति हो जाती है, क्या ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल का नेचर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। गंभीर, गंभीर स्वास्तिक जी कह रहे हैं 2। दो आंसर आए हैं, गंभीर और स्वास्तिक जी का है 2 यानी चंचल। देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया ध्रुपद गायन शैली हो जाती है आपकी गंभीर। तो जिसका आंसर सी है वो बिल्कुल सी फॉर करेक्ट, सी फॉर करेक्ट बिल्कुल सही आंसर है। ध्रुपद हमारी गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। ध्रुपद हमारी गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। इसमें काफी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ
गंभीर प्रकृति से आलापों को लंबा खींचा जाता है, उस पर जोर दिया जाता है स्वरों पे, ताकि हम उस मूड को, उस गंभीर प्रभाव को क्रिएट कर पाए उस समय, ताकि लोग, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोग जान सकें। कभी आप देखिएगा स्वस्ति वाचन जो होता है, स्वस्ति वाचन संस्कृत में गाया जाता है किसी भी शुभ आरंभ पे, ठीक है, तो काफी देर तक होल्ड करके और काफी देर तक संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं, स्वस्ति न इंद्रो, काफी उस पे जोर दिया जाता है शब्दों पे। तो वो स्वस्ति वाचन एक तरीके से ये लगा लीजिए ध्रुपद का छोटा पार्ट हो जाता है, उसी से कुछ रिलेटेड हम ध्रुपद की जब बात कर रहे हैं, ये मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके की गायन शैली है। स्वरों पे जोर दिया जाता है, गंभीर प्रकृति रहती है, किसी तरीके का आड़ा टेढ़ा इसमें कुछ ऐसा गायन नहीं होता। तो गंभीर सीरियस इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाते हैं इसी के साथ तीसरे प्रश्न की ओर कि ध्रुपद के आविष्कारक कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्रुपद के आविष्कारक कौन थे? हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल? हु वॉज द inventor of Drupad singing style? Try to give the right answer. Is it Amir Khusro? Is it Raja Man Singh Tomar? Is it Baiju Bawra? Or is it Tansen? आमिर खुसरो, राजा मान सिंह तोमर, बैजू बावरा या फिर तानसेन, या फिर तानसेन। आमिर खुसरो, राजा मान सिंह तोमर, बैजू बावरा या फिर तानसेन। क्या इसका सही उत्तर है? देने का प्रयास कीजिए। हमसे ध्रुपद के आविष्कारक पूछे गए हैं, हमसे ध्रुपद का आविष्कार किसने किया ये पूछा गया है, तो सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। आप सभी को इसका उत्तर पता है, आप सभी को इसका उत्तर पता है। क्लास से जुड़ चुके हैं, क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिए, तो क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये क्लास पहुंच जाए। और उत्तर देना शुरू करिए, और उत्तर देना शुरू करिए। आमिर खुसरो, राजा मान सिंह तोमर, बैजू बावरा या तानसेन, इनमें से ध्रुपद के आविष्कारक कौन है? इनमें से ध्रुपद के आविष्कारक कौन है? हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ ध्रुपद? अंशवी कह रही हैं टू, स्वास्तिक चौधरी कह रहे हैं टू। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल 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 सही। बी फॉर बेस्ट, बी फॉर ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत आंसर है आप सभी का, क्योंकि राजा मान सिंह तोमर के दरबार में 15वीं शताब्दी में इस गंभीर प्रकृति के, आई मीन टू से, the name Raja Man Singh Tomar is associated with the singing style of Drupad. He is the only one who created this style. उनके दरबार में, उनके महल में इस ध्रुपद गायन शैली की रचना, इसकी इन्वेंशन 15th सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी में हुई। तो राजा मान सिंह तोमर इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। बहुत बहुत बढ़िया अंशवी जी और स्वास्तिक जी। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि चौथा प्रश्न है, जो कि चौथा प्रश्न है, यानी फोर्थ क्वेश्चन, यानी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। ध्रुपद गायकी में कौन सी ताल का प्रयोग होता है? काफी 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 अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है कि ध्रुपद गायकी में, ध्रुपद गायकी में कौन सी ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद गायकी में कौन सी ताल का प्रयोग होता है? Which, or we can say what rhythm is used, which rhythm is used in ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल। आज हम ध्रुपद से रिलेटेड सारे प्रश्न कर रहे हैं ताकि आप लोगों की, ताकि आप लोगों की, ताकि आप लोगों की एक पर्टिकुलर चीज को लेके भी इंफॉर्मेशन स्ट्रांग हो, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान इतना ज्यादा सटीक हो। इसीलिए मैंने ध्रुपद के बारे में आपको पहले बताया कि ध्रुपद होता क्या है, क्योंकि हम ध्रुपद से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं इस समय। गायत्री जी कह रही हैं सी, एक आंसर आ रहा है बी। स्वास्तिक एंड अंशवी कह रही हैं 3, यानी सी। 3 लोगों के आंसर आए हैं। जिन जिन ने
जिन्होंने सी आंसर दिया है वो सी फॉर एज यू गाइज नो सी फॉर करेक्ट यानी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है चार ताल। सही और सटीक उत्तर हो जाता है हमारा चार ताल। सही और सटीक उत्तर हो जाता है हमारा चार ताल। शालिनी जी, आपका उत्तर गलत है। धमार ताल नहीं होगा। धमार ताल की हम आगे बात करेंगे। बात कर रहे हैं इस समय हम चार ताल की, यानी ध्रुपद गायन शैली में चार ताल बजाई जाती है। तो चार ताल 12 मात्रा की ताल है। चार ताल 12 मात्रा की ताल है। चार ताल 12 मात्रा 12 मात्रा की ताल हो जाती है। इसके कितने विभाग होते हैं, यानी इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है? तो 6 कुल भाग हैं इसके। 6 कुल भाग हैं इसके। 6 भाग में ये डिवाइडेड है। 12 मात्रा की ये ताल है। दो दो के विभाग में ये आपकी ताल डिवाइडेड है। दो दो के विभाग में आपकी ये ताल डिवाइडेड है। 12 मात्रा 6 विभाग। 1, 5, 9 और 11 पे इसकी ताली हो जाती है। 1, 5, 9 और 11 पर इस ताल की ताली हो जाती है। इस ताल की ताली हो जाती है। 1, 5, 9 और 11, ये हम मात्राओं की बात कर रहे हैं। ये हम मात्राओं की 12 मात्रा की ताल है। 6 विभाग हैं। 6 भाग हैं। इन्हें विभाग कर लीजिए। 6 विभाग हैं। 1, 5, 9 और 11 पे इसकी ताली हो जाती है। इसी के साथ 3 और 7 पे, इसी के साथ यहाँ पे शायद आपको दिखे ना, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। 3 और 7 पर इसकी 3 और 7 पर इसकी खाली होती है। 3 और 7 पर इसकी खाली हो जाती है। 3 और 7 पर इस ताल की खाली हो जाती है। 12 मात्रा की ताल सिमरन जी का बिल्कुल सही आंसर नहीं है। सिमरन जी का बिल्कुल सही आंसर नहीं है। सिमरन जी, इसका उत्तर होगा सी, यानी चार ताल। गायत्री जी का बिल्कुल सही उत्तर। स्वास्तिक जी का बिल्कुल सही उत्तर और अंशवी जी का बिल्कुल सही उत्तर। अगर आप पीछे चल रहे हैं क्लास में तो एक बार आगे आ जाइए, क्लास के साथ साथ चलिए। चार ताल की हमने बात करी। 12 मात्रा की ये ताल है। 6 इसके विभाग हो जाते हैं। 1, 5, 9, 11 पर इसमें ताली होती है और 3 और 7 पर इसमें खाली होती है। ताल अगर हम बोलना चाहें तो धा धा दी ता किट धा दिन ता तेटे कत गदीगन। तेटे कत गदीगन, यानी ताली के साथ अगर आप देखना चाहेंगे तो धा धा दी ता किट धा दी ता तेटे कत गदीगन। धा धा दी ता किट धा दी ता तेटे कत गदीगन। 12 मात्रा की ये ताल। 6 इसके विभाग। 1, 5, 9, 11 पे ताली और 3, 7 पर खाली। समझ आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग में रट जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देखिए, रटना मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा संगीत के बारे में बात करते समय। ये चीज आपके मन अंतर में बसनी चाहिए, मन अंतर में बसनी चाहिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हो जाता है पांचवा प्रश्न के ध्रुपद गायकी में। ध्रुपद गायकी में किसकी प्रधानता रहती है? हुज डोमिनेंस इन ध्रुपद सिंगिंग? यस, ध्रुपद गायकी में क्या नोम तोम के आलाप की? क्या नोम तोम के आलाप की? नोम तोम का आलाप आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पे नोम तोम की जब बात कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार के आलाप या ताने या तानों की प्रायोरिटी रहती है, प्रधानता, या फिर गमक, या फिर गमक की प्रायोरिटी रहती है, या फिर मुर्की की प्रायोरिटी रहती है। आंसर देने का प्रयास कीजिए। सी, सी हमारा आंसर आ रहा है। अंशवी जी कह रही हैं 4 यानी मुर्की। गायत्री जी कह रही हैं सी। स्वास्तिक जी कह रहे हैं 3 यानी सी। तो जिन्होंने जिन जिन ने जिस जिसने सी यानी गमक उत्तर दिया है उसका सी फॉर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एज यू गाइस नो
सी फॉर करेक्ट, यानी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है गमक। मैंने आपको पहले ही बताया क्लास की शुरुआत में ही, दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में, जब ध्रुपद गायन शैली की हमने बात करी, तो ये गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। अब गंभीर प्रकृति में नोम तोम या ताने या मुर्कियां ज्यादा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गमक हो जाती है जब ठहराव, किसी स्वर पर ज्यादा देर तक रहना और स्वर को गंभीर तरीके से लगाना आपका गमक कहलाता है, आपका गमक कहलाता है। तो गमक इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आधे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो एक बार मैं आप सभी को बता देता हूं, आप इस समय ये क्लास देख रहे हैं शकुंतलम म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शकुंतलम म्यूजिक हाउस, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। सभी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, हर तरीके की जानकारी। और शकुंतलम म्यूजिक हाउस आपको प्रोवाइड करता है हर तरीके की संगीत सीखने के लिए सुविधाएं। चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो, चाहे आप किसी भी तरीके का वोकल गायन सीखना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कभी भी किसी भी समय निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करके टीचर बनना चाहते हैं, तो वो डिप्लोमा, वो डिग्री, वो पढ़ाई हमारे यहाँ से कराई जाती है। तो किसी भी म्यूजिक रिलेटेड इशू में आप किसी भी समय हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपसे पूछ रहा है कि ध्रुपद गायकी में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? Which instrument is used in Drupad singing style? The style of Drupad singing. What instrument we use? Do we use pakhavaj? Do we use tabla? Do we use naal or chang? पखावज, तबला, नाल या चंग, इनमें से कौन सा वो वाद्य तंत्र है, कौन सा वो वाद्य यंत्र है, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट हो जाता है जो हम ध्रुपद गायन शैली में ज्यादा प्रयोग करते हैं, ध्रुपद गायन शैली के साथ बजाते हैं? सिमरन जी, गायत्री जी, अंशवी जी कह रही हैं ए, स्वास्तिक जी कह रहे हैं बी, यानी सेकंड, दैट इज तबला। अगर और कोई भी आंसर देना चाहे तो दे सकता है। तो जिन जिन ने, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्रुपद की हम बात कर रहे हैं। ध्रुपद गायकी में किस वाद्य का प्रयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल? पखावज, तबला, नाल या चंग? तो जिन जिन का आंसर, जिस जिसने ए यानी पखावज कहा है, तो as you guys know, A for absolutely correct answer, A for absolutely correct answer, यानी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है पखावज। जिसने तबला बोला था, तबला इसका आंसर नहीं होगा। ध्रुपद गायन शैली में 4 ताल का प्रयोग होता है, याद रखिए 4 ताल पखावज की ताल है। ऐसा नहीं है तबले पे नहीं बजाई जाती, तबले पर बजाई जाती है, परंतु पखावज पर ये ज्यादा प्रचलित है। पखावज की ताल हो जाती है, देखिए उसके बोल, धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, किटे तेटे कत गदीगन। ये जो बोल हैं, तेटे कत गदीगन, ये पखावज के बोल हैं। बोलों से आपको समझ जाना चाहिए था कि पखावज ही ध्रुपद गायन शैली के साथ बजाया जाता है। धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, तेटे कत गदीगन। याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए 4 ताल को। धा धा दिन ता तेटे, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कत गदीगन, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कत गदीगन। ये पखावज की ताल है, 4 ताल है, 12 मात्रा होती है इसकी, 6 के विभाग होते हैं, 1, 5, 9 और 11 पैरे, यानी 4 जगह ताली और 2 जगह खाली, जो कि 3 और 7 है। पखावज की ताल है, ध्रुपद के साथ पखावज बजाया जाता है। जी हाँ स्वास्तिक जी, पखावज इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। ध्रुपद की कितनी बानियां? वी आर टॉकिंग अबाउट द वेराइटीज ऑफ ध्रुपद। वेराइटीज ऑफ ध्रुपद, ध्रुपद किस तरीके से डिवाइड की गई ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बानियां एज सच लोग जल्दी
जान नहीं पाते। क्या बात है, ये ध्रुपद की बानियां, और इन्हें वाणियां भी कहा जाता है। बानी एंड वाणी। वाणी मतलब जो हम बोलचाल कर रहे हैं। अब जैसे वाणी डिफरेंट होती है अलग अलग शहरों की। एक हरियाणवी बंदा एक पंजाबी इंसान से अलग बोलता है। एक पंजाबी पंजाब में रहने वाला बंदा एक तमिलनाडु में रहने वाले इंसान से अलग बोलता है। एक तमिलनाडु में रहने वाला एक कश्मीरी से अलग बोलता है। अलग अलग लैंग्वेज यानी अलग अलग वाणियां। अलग अलग वाणियां। तो समझ जाइए कि ध्रुपद का ये जो डिफरेंस आया है, ये जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई है, ये वाणियों की वजह से, यानी अलग अलग घरानों ने इन्हें डेवलप किया और घरानों के हिसाब से ही इनके अलग अलग नाम रखे गए। अब वो नाम कितनी संख्या में है? क्या वो 3 बानियां हैं यानी वाणियां हैं? क्या वो 4 हैं? क्या वो 2 हैं? क्या वो 1 हैं? उत्तर दीजिए। ए 2 1 2। देखिए 2 1 2 ऑप्शन में भी है, तो आप ए बी सी डी अगर लिखेंगे तो ज्यादा प्रेफरेबल चीज रहेगी, वो ज्यादा समझ में आएगी। बी, दीक्षा प्रजापति कह रही हैं बी। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। तो देखिए 2 भी आंसर आया है। तो जिस जिसका बी आंसर है, एज यू गाइस नो, बी फॉर ब्यूटीफुल, बी फॉर बेस्ट, यानी बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है बी, यानी 4 बानियां। ध्रुपद हमारी 4 बानियों में डिवाइडेड है। ध्रुपद हमारी जो गायन शैली है वो 4 बानियों में डिवाइडेड है। वो 4 बानियां कौन कौन सी हैं? वो 4 बानियां आयुष जी, स्वास्तिक जी, दीक्षा जी, अंशवी जी। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है आप सभी का। यानी ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि आप सभी की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है और बिल्कुल सही तैयारी आप सभी कर रहे हैं। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप रोज हमारे साथ जो जुड़ते हैं शकुंतला म्यूजिक हाउस पे, आप जुड़ते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो तैयारी आपकी फर्स्ट क्लास यानी बेस्ट हो ही रही है। जैसे कि बेस्ट हमारा आंसर इस टाइम बी ऑप्शन है, यानी 4। अब ये 4 बानियां कौन कौन सी हैं? 4 वाणियां कौन कौन सी है? तो गौहर, कंधार, डांगर एंड नौहर। गौहर, नौहर, कंधार एंड डांगर। गौहर, first is गौहर, second is नौहर। Similar words, गौहर, नौहर, कंधार एंड डांगर। ये 4 अलग अलग घरानों ने अपने हिसाब से इन बानियों को डिफाइन किया। गौहर, नौहर, कंधार एंड डांगर। गौहर बाणी, नौहर बाणी, कंधार बाणी, डांगर बाणी। इस समय जो प्रचलित है सबसे ज्यादा, जो प्रचलित हुई, वो डांगर और गौहर बानी हो जाती है। वो डांगर और गौहर बानी हो जाती है। डांगर सबसे ज्यादा प्रचलित बानी रही है, प्रचलित वाणी रही है ध्रुपद गायन शैली की। ध्रुपद गायन शैली की। क्लास से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 8वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि तानसेन ध्रुपद की कौन सी बानी के थे? विच बानी? The question is asking you a simple thing, that Tansen was associated with which Bani of Drupad singing style? Is it Nohar Bani? Is it Dangar Bani? Is it Gobarhar या Gohar Bani? Or is it Khandar Bani? नौहर, डांगर, गोहर और खंडार कौन सी वो बाणी थी जिससे तानसेन जी एसोसिएटेड रहे? पूजा गुप्ता जी कह रही हैं बी। अंशवी जी कह रही हैं 3। बाकी लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। बाकी लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्लास से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन आंसर देना सबसे बेहतरीन बात है। सबसे बेहतरीन बात है अगर आप आंसर कर रहे हैं तो। सी एक आंसर आया है, यानी गौहर बानी। गौहर बानी पे ज्यादा फोकस जा रहा है लोगों का। बाकी लोग भी, आयुष जी भी कह रहे हैं गौहर बानी। बाकी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो जिस जिसका सी आंसर है, एज यू गाइज नो कि सी फॉर करेक्ट, तो सभी का आंसर सही है जिसने सी यानी गोबरहार या फिर गौहर बानी कहा है। तानसेन जी हमारे एसोसिएटेड थे गौहर बानी से। गौहर बानी से ग्वालियर,
घराने की, ग्वालियर घराने की ये बानी मानी जाती है, ग्वालियर घराने की ये बानी मानी जाती है गौहर बानी। कुछ कुछ एसोसिएशन इसका देखिए, डेवलप ये पहले हुई थी, डेवलप पहले हुई थी, तो दरभंगा से भी कुछ कुछ इसका लेना देना रहता है। ये हमारे घरानों से पहले की बनी हुई चीजें हैं, उसके बाद आके इनमें डेवलपमेंट हुई, उनके बाद आके इसमें डेवलपमेंट हुई, यानी इसका विकास हुआ। तो जिसने जिस प्रकार विकास किया उसने अपने अंडर इस बानी को, इन वाणियों को ले लिया और इनका नामकरण कर दिया। तो तानसेन जी हमारे एसोसिएटेड हैं गौहर या फिर गोबरहार बानी से। गौहर या दीक्षा जी, यहाँ पे आपका आंसर गलत हो गया है, नौहर नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर सही और सटीक उत्तर है गौहर पानी। आयुष जी, पूजा जी, अंशवी जी का बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाते हैं इसी के साथ अपने 9वें प्रश्न की ओर, यानी 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दैट इज आस्किंग यू, जो आपसे पूछ रहा है कि धमार गायकी, अब हम ध्रुपद से बाहर आ चुके हैं, धमार गायकी के आविष्कारक कौन थे? हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ धमार सिंगिंग स्टाइल? इज इट ए दैट इज बैजू बावरा? इज इट बी दैट इज तानसेन? इज इट सी दैट इज आमिर खुसरो? और इज इट डी यानी सुल्तान हुसैन सरकी? बैजू बावरा, तानसेन, आमिर खुसरो या सुल्तान हुसैन सरकी में से धमार गायकी के इन्वेंटर यानी धमार गायकी के आविष्कारक कौन रहे हैं? किसने धमार गायकी का आविष्कार किया? सी एक उत्तर आया है, डी एक उत्तर आया है, गायत्री जी कह रही हैं डी। बाकी लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिए, बाकी सभी लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। डी, सी, डी। पूजा जी कह रही हैं ए, जो कि है बैजू बावरा। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। दीक्षा जी कह रही हैं सी। देखिए, देखिए मैं आपको बता दूं धमार गायकी के बारे में, पहले तब तक आप उत्तर भी करिए और सुनते रहिए। धमार गायकी हमारी जो है वो एक तरीके का होरी संगीत है, यानी होली का संगीत है। इसमें हम बात करते हैं राधा कृष्ण जी जब ब्रिज में बरसाने में जब होली खेलते थे तो वो क्या दृश्य रहता है। एक तरीके का फोक गायन हो जाता है ये, एक तरीके का फोक गायन हो जाता है ये। और इसमें इंजॉयमेंट, इसमें कौन सा रस प्रधान है? तो इसमें जो रस है वो चंचल है, वो श्रृंगार रस प्रधान होता है धमार गायकी। अब राधा कृष्ण की होली के बारे में बात हो रही है और श्रृंगार की हम बात ना करें ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। तो श्रृंगार रस प्रधान होती है हमारी धमार गायकी, धमार गायन शैली। जैसे अभी हमने बात करी थी अलग अलग सिंगिंग स्टाइल, वैसे ही एक धमार सिंगिंग स्टाइल। और इसकी रचना, अब देखिए जब होली का समारोह होता है तो लोग बावले हो जाते हैं, लोग बावरे हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, मस्त मगन होके नाचने लगते हैं। तो धमार होली का गीत है, होली में लोग बावरे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है ए बैजू बावरा। ए इज द, as you guys know, A is the absolutely correct answer. Absolutely correct answer is A, बैजू बावरा। धमार गायकी का आविष्कार बैजू बावरा ने मान सिंह तोमर के दरबार में किया था। बैजू बावरा उन 9 रत्नों में से एक थे जिनमें तानसेन जी का भी नाम शुमार है, जिसमें तानसेन जी का भी नाम शुमार है। उन 9 रत्नों में से एक हमारे बैजू बावरा जी, जिन्होंने धमार गायकी का आविष्कार किया। सो हु इज द इन्वेंटर? जी हाँ, अंशवी जी, आयुष जी, स्वास्तिक जी, आयुष जी, स्वास्तिक एंड पूजा जी, इन सभी ने बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है इन लोगों ने। ए फॉर एब्सोल्युटली करेक्ट, एज यू गाइस नो। तो बैजू बावरा जी ने धमार गायकी का आविष्कार किया। पूछ लिया जाए किसके दरबार में किया, तो जिसके दरबार में वो 9 रत्न में से एक रत्न थे, यानी राजा मानसिंह तोमर जी के दरबार में उन्होंने धमार गायकी का आविष्कार किया। आ जाते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न आपसे सभी से पूछ रहा है कि धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? विच रिदम इज यूज्ड इन धमार सिंगिंग स्टाइल?
सिंपल क्वेश्चन, बहुत सीधा प्रश्न, इसका उत्तर कोई गलत दे ही नहीं सकता, इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं दे सकता। धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? Which rhythm is used in Dhamar singing style? Which rhythm is used in Dhamar singing style? Try to answer it correctly. Try to answer it correctly. धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? आंसर आ रहे हैं डी डी डी। आयुष जी कह रहे हैं डी, गायत्री जी कह रही हैं डी, दीक्षा प्रजापति कह रही हैं डी, स्वास्तिक जी का अलग आंसर आया है, वो कह रहे हैं 1 यानी 4 तक। तो देखिए जिन जिन का उत्तर डी है, तो as you guys know कि D for definitely right, D for definitely right, तो D से आपका आंसर बिल्कुल सही और सटीक है। धमार गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग होता है। धमार गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग होता है। धमार गायकी होली के गीत की गायकी है, राधा कृष्ण की होली की लीलाएं इसमें गाई जाती हैं। इसका आविष्कार बैजू बावरा जी ने मान सिंह तोमर के दरबार में किया और इसमें धमार ताल का ही प्रयोग होता है। धमार ताल का ही प्रयोग होता है। तो जिसका डी आंसर था, जी हाँ, शालिनी जी, स्वास्तिक जी, दीक्षा जी, आयुष जी, गायत्री जी, सभी का परफेक्ट, सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत 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 बढ़िया, दिल से खुशी होती है जब आप सभी सही उत्तर देते हैं। आज का कोट, आज का थॉट आप सभी स्क्रीन पर ये रहा। Life seems to go on without effort when I am filled with music. जॉर्ज एलियट ने ये कहा है कि जिंदगी बिल्कुल ऐसे चलती है कि जैसे मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा। जब मैं संगीत से सराबोर होता हूँ, जब मैं संगीत से सराबोर होता हूँ, तो जिंदगी प्रयास रहित यानी विदाउट एनी एफर्ट चलती रहती है। ना गम की पहचान रहती, ना खुशी की सुध, जिंदगी में केवल बहार रहती है। और वो जिंदगी बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी परेशानी दुविधा के चलती रहती है, चलती रहती है। कब? तब जब मैं संगीत से सराबोर होता हूँ, जब मेरे दिमाग, मेरे अंतर मन में, जब मेरे मन में केवल संगीत का वास होता है, तो दुख दर्द महसूस नहीं होता, कुछ एफर्ट लग रहा है जिंदगी में, ऐसा नहीं महसूस होता। जॉर्ज एलियट के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। काफी अच्छा सेशन रहा, काफी सही उत्तर रहे, बहुत कम गलत उत्तर आज आए, जो कि बहुत खुशी की बात है, जो कि बहुत खुशी की बात है। इससे पता लगता है आप सभी की प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है। ये सेशन शकुंतला म्यूजिक हाउस के साथ आप सभी देख रहे थे। मैं आप सभी से इसी के साथ अलविदा लेता हूं, ताकि फिर से आपसे मुलाकात कर सकूं कल को। कल यानी संडे है, तो संडे आपका रिवीजन डे रहेगा। रिवीजन डे रहेगा, इस समय को निकाल के रिवीजन करिएगा। और अगली मुलाकात हमारी होगी मंडे यानी सोमवार को। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ख्याल रखिए अपना, और अच्छा खाना, अच्छा पीना, इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।